मोदी 3.0 के कैबिनेट ने अपना काम पूरे तरीके से संभाल लिया है और हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है एनडीए घटक दलों के बीच में? क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ जब आप नजर डालें तो यहां पर गठबंधन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होने की आवाज दिखाई दे रही है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के बहुत सारे लोग मुखर तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर अपनी असंतोष और नाराजगी को जाहिर करने लगे हैं। सबसे पहले देखिए श्रीरंग वार्णे की ये बात। एनडीए की पुराने सहयोगी शिवसेना है। शपथ विधि ग्रहण में शिवसेना पक्ष को होम का ये मिला, एमओएस मिला है। लेकिन मुझे लगता था कि कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है जैसे कि मांझी जी की, तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। तो शिवसेना शिंदे के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने तो अपनी तरफ से कहीं कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह बात तो तय है कि पार्टी के भीतर बड़ा असंतोष है। 7 सांसद हैं शिवसेना शिंदे ग्रुप के, इसके बावजूद एक एमओएस का पद उन्हें दिया गया है और यह असंतोष अब बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहा है। अब यह बात निकल कर आ रही है कि आखिरकार कैबिनेट पद क्यों नहीं दिया गया। इसके साथ साथ जब आप उनकी बातों को देखते हैं तो हां, यह बात बिल्कुल जायज दिखाई देती है, क्योंकि जितन राम मांझी एचएम के इकलौते सांसद हैं, कैबिनेट का पद उन्हें दिया गया है। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, पहली बार उन्हें सीधे तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया और वो भी कैबिनेट के तौर पर। जेडीएस को भी 2 सीटें मिली थी, वहां पर भी सीधे कैबिनेट दे दिया गया। तो ये तमाम बातें अब लोगों को अखरने लगी हैं। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, जब माफ कीजिएगा एनसीपी की बात करें तो एनसीपी अजीत पवार गुट ने तो मंत्रिमंडल में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। एनसीपी ने कहा है कि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं यूपीए सरकार के दौरान। ऐसे में मोदी सरकार में जब उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था स्वतंत्र प्रभार से, तो यह कैबिनेट रैंक से नीचे है। लिहाजा एनसीपी अजीत पवार ने इससे इनकार कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें एक ही सीट मिली थी, इसके बावजूद उनकी उम्मीदें थी, उनकी नाराजगी भी बहुत ही दबे अंदाज में सामने आ रही है। बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो ये तमाम बातें जो बाकी निकल कर आ रही हैं और प्रफुल्ल पटेल की जो कहनी थी, जो कथन था, ये अपने आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से नाराजगी को प्रस्तुत करने का तरीका था। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के बाद से हलचल बहुत तेज हो गई है। शरद पवार की पार्टी जहां 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 जीत पाई, जहां उनका स्ट्राइक रेट 80% है, वहीं उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी में 4 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर पाए और 1 सीट जीते, यानी कि 25% का स्ट्राइक रेट। मंत्री पद भी उनको नहीं मिला। शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी जो सीटें लड़ रही है, उसके आधार पर यहां पर अब थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन पुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में जब आप चीजों को देखते हैं तो फिर बहुत ही अलग स्थिति दिखाई देती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं। एनडीए के घटक दल, खास करके 3 घटक दल, या यूं कहें कि मैं 4 का नाम ले सकता हूं, चाहे आप जेडीयू की बात करें नीतीश कुमार जी की, चाहे आप चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी की बात करें टीडीपी की, या फिर शिवसेना शिंदे या एनसीपी अजीत पवार, ये चारों पार्टियां इस बात पर उम्मीद लगाए बैठी हैं कि टीडीपी की मांग है कि संसद में स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर
टीडीपी का होना चाहिए। ये चारों पार्टियां इस बात को लेकर पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि टीडीपी को स्पीकर का पद मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि स्पीकर का पद लेने के लिए इतनी होड़ क्यों मची हुई है? वो इसलिए क्योंकि हमने आपको मिस्टर एनालाइजर के अपने शो में ही बताया था कि एनडीए के घटक दलों में एक बहुत बड़ा डर है, एक भय है, और वो डर इस बात का है कि अगर जो बीजेपी की पुरानी परिपाटी रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियां तोड़ सकती है, और यह हुआ है, हमने देखा है। महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में आपने देखा, गोवा में आपने देखा, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। तो घटक दलों में एक बहुत जबरदस्त डर है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस बात को चर्चा में लाया जा रहा है कि अगर स्पीकर बीजेपी का हुआ तो फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज भी स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटका हुआ है और सरकार चल रही है, उसी तरीके से लोकसभा में भी पार्टियां टूट सकती हैं और पार्टियों से टूटे लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और बीजेपी का स्पीकर उसे बिल्कुल गलत नहीं ठहराएगा। तो टीडीपी के स्पीकर के लिए हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, तमाम घटक दल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब आप महाराष्ट्र की राजनीति देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है? विधानसभा के चुनाव तकरीबन 3 से 4 महीने बाद शुरू होने वाले हैं, और उसके लिए पहले ही लोकसभा में जो प्रदर्शन है उसे लेकर असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी, शिवसेना शिंदे के खेमे में भी, और अजीत पवार की एनसीपी के खेमे में भी। अजीत पवार के खेमे के कई विधायकों ने शरद पवार की खेमे से मिलने की बात पूरे तरीके से सामने रखी है। यानी कि जो एनसीपी का समूह है उसके लिए बड़ी चर्चा महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर हो रही है कि अगर घर का भूला वापस लौट आता है तो उसमें बुराई क्या है। अजीत पवार अगर भूले भटके बीजेपी के पास चले गए थे तो वापस शरद पवार के पास आ जाएं तो इसमें बुरा क्या है। दूसरी तरफ एक और खेल हो रहा है साहब। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ओपन ऑफर दिया है सभी शिवसेना शिंदे के विधायकों को कि आप आइए शिवसेना में वापस आ जाइए। शिव सैनिक तो एक ही है, पार्टी का सिंबल आपके पास है, नाम और चेहरा हमारे पास है, एक साथ मिल जाइए, मिलकर चुनाव लड़िए। अब ये जो राजनीति हो रही है राज्य के स्तर पर, ये इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जब तक स्पीकर का फैसला न हो तब तक कोई भी घटक दल कोई बड़ा फैसला लेना नहीं चाह रहा है। अंदर खानी यही बातें चल रही हैं और महाराष्ट्र में जमीन से जुड़े तमाम पत्रकारों के पास ये खबर है साहब। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस को लग रहा था कि उनको महाराष्ट्र में मिली शिकस्त के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने पहले ही इस जिम्मेदारी को ओढ़ते हुए कहा कि मैं अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। मान मनोवल के बाद उन्हें रोका गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है और यह फेरबदल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ऐसी सूरत में जब बीजेपी खुद ही अपने फेरबदल को लेकर सामने है, शिवसेना दो फाड़ के बीच में सुलह सफाई की कोशिशें चल रही हैं, तीसरे लेवल पर एनसीपी दोनों धड़ों के बीच में सुलह सफाई की कोशिशें चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दलित आरक्षण का मुद्दा, दलित का मुद्दा, मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी भी ज्वलंत बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। तो यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में साहब जबरदस्त भूचाल है। एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में सुचारू तरीके से काम कर रही है, लेकिन यह काम तब तक ही होता रहेगा जब तक कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा स्पष्ट नहीं हो जाती साहब। तो स्पीकर के चयन के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति की अगली किश्त आपके सामने होगी। अगर स्पीकर टीडीपी का हुआ तब तो शायद गठबंधन ठीक तरीके से इंटैक्ट रहेगा। अगर स्पीकर बीजेपी का हुआ तो गठबंधन की दरार पड़नी तय है। कम से कम महाराष्ट्र के तमाम लोग यही कहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इस पर असर पड़ेगा, लेकिन गठबंधन के लिए यह सूरत हाल ठीक नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब तमाम तथ्यों पर पहले से विचार कर ही रही होगी। कोई भी इतनी आसानी से एक अच्छी सरकार को डगमगाता हुआ तो नहीं देखना चाहेगा।